जंगबाज सिर्फ मैदानों में ही नहीं दिखते, कुछ पर्दे के पीछे से भी हिस्ट्री को बदल डालने का हुनर रखते हैं। वो महारथियों की तरह हथियार चलाने में माहिर तो नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े हथियारों को अपनी सूझबूझ से बेजान जरूर कर देते हैं। हिस्ट्री के पन्नों में तो वो गुमनाम से होते हैं, लेकिन फूल की खुशबू को फैलने से भला कौन रोक सकता है। हिस्ट्री में से कई लोगों के किस्से दर्ज हो चुके हैं। ये कहानी उस शख्स की है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी वॉर को जिताने में अहम भूमिका निभाई। उसने हथियार तो नहीं उठाए, लेकिन अपने दिमाग की धार से दुश्मनों को मात दे दी, लाखों जानें बचाई, लेकिन खुद सिर्फ 41 ईयर्स की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उसने अपने जन्म से लेकर अपनी मौत तक सिर्फ कामयाबी की ओर ही देखा। उसकी कामयाबी उसके जुनून में छिपी थी जिसके लिए वो जीता था। उसी के लिए बिना रुके आगे बढ़ता गया। छोटी सी उम्र में ही उसने कई लड़ाइयां लड़ी। पहली लड़ाई की शुरुआत तो तभी से हो गई जब उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो शार्प माइंड और हार्ड वर्किंग था, यानी कि अपने से ऊंची क्लास के क्वेश्चंस भी चुटकी में सॉल्व कर देता। उसकी यही काबिलियत एक तरह से यहाँ उसकी दुश्मन बन गई थी। साथ पढ़ने वालों में से कोई उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए दोस्तों से ज्यादा संख्या उसे नापसंद करने वालों की थी। दूसरी लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब वो जवानी की ओर बढ़ रहा था। तब उसे पता चला कि उसे ऊपर वाले ने ऐसा नहीं बनाया जैसे कि आम मेल फीमेल होते हैं। इस वजह से वो अपने आप में घुटन महसूस करने लगा था। और तीसरी लड़ाई उसने तब लड़ी जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में ब्रिटेन के सामने हार का खतरा मंडरा रहा था। तब ऐसे में उसने अपने आप को साबित कर दिखाया। बात दूसरे विश्व युद्ध की ही है, तो अंदाजा भी लग गया होगा कि हम बात कर रहे हैं महान मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंस के फादर कहे जाने वाले शख्स एलन ट्यूरिंग की। ट्यूरिंग की जिंदगी का कोई भी पहलू आम नहीं रहा। शुरू से ही उन्हें मैथ्स में अच्छी खासी दिलचस्पी थी। ट्यूरिंग की प्रतिभा को नोटिस करने वालों में सबसे पहले उसके टीचर थे, जिन्होंने देखा कि वह सिर्फ 14 साल की उम्र में मैथ्स की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे जो 18 साल से कम के स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल होता था। जब वो 16 साल के हुए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की कई ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व किया जिन्हें पहले कोई नहीं कर सका था। इसके साथ साथ उन्होंने अपने साथियों के साथ शतरंज खेलना और पजल सॉल्व करना पसंद था। न्यूज़पेपर में छपने वाले तमाम पजल्स को वो चुटकी से सॉल्व कर देते थे। उस समय पजल सॉल्व करने वालों का एक ग्रुप हुआ करता था जो तमाम कामों से फ्री होकर एक जगह जाकर सिर्फ पजल सॉल्व किया करता था। इस ग्रुप में ट्यूरिंग सबसे आगे थे। जिस पहेली में नॉर्मली लोगों को 10 मिनट लग जाते थे, वहाँ ट्यूरिंग के लिए महज 4 से 5 मिनट का समय ही इनफ था। ट्यूरिंग को नंबर्स के साथ खेलने की आदत सी थी। यही आदत उन्हें धीरे धीरे ग्रेट मैथमेटिशियन बना देगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। समय बीता गया और एलन का पैशन नशे में तब्दील होता गया, क्योंकि जब कोई आदतें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अगर इंसान उसी के लिए जीता सोता और काम करता है तो वो नशे में तब्दील हो जाता है। खैर, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और 1936 में ट्यूरिंग ने मॉडर्न कंप्यूटर के पहले मॉडल का आविष्कार कर डाला, जिसे ट्यूरिंग मशीन कहा गया। ट्यूरिंग की काबिलियत के किस्सों का यहाँ अंत नहीं बल्कि शुरुआत होती है। अगर आपसे आज भी पूछा जाए कि क्या मशीन सोच सकती है, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, वो कैसे सोच सकती है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी सोच का एक हिस्सा है जिसे उस समय एलन ट्यूरिंग ने अपने रिसर्च पेपर में लिखा था। ट्यूरिंग टेस्ट भी इसी का एक हिस्सा माना जाता है। अपने कई राइटअप में एलन ने लिखा है कि मशीन इंसानी दिमाग की तरह से काम कर सकती है, वो इंसानों की तरह सोच भी सकती है और फैसले भी ले सकती है। उस समय ट्यूरिंग का ये डायलॉग ना आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिकेट कर रहा था, शायद ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यही कारण है कि आज के समय में भी एआई की सफलताओं में ट्यूरिंग का अहम रोल माना जाता है। ट्यूरिंग एक ऐसी मशीन थी जो एक टेप पर लिखे गए मैसेजेस को दिए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग स्मार्टली यूज करती है। ये एक मॉडल का मैथमेटिक्स मॉडल है। इतने सरल रूप में व्याख्या के बावजूद एक ट्यूरिंग मशीन किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिथम के जैसे काम कर सकती है। इस सब्जेक्ट पर ट्यूरिंग के रिसर्च पेपर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च की नींव माना जाता है। इसके अलावा ट्यूरिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट मेथड है जिसके द्वारा किसी मशीन की इंटेलिजेंस पावर को किसी ह्यूमन बिहेवियर से तुलना कर अलग किया जा सके। ट्यूरिंग का कहना था कि कोई ह्यूमन इवैल्यूएटर किसी ह्यूमन जैसे आंसर देने में केपेबल मशीन से बात करेगा। यदि इवैल्यूएटर दोनों डायलॉग्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, तो इसका मतलब होगा कि मशीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी अपना खुद का दिमाग डेवलप कर लिया है। हालांकि आज के पर्सपेक्टिव से अगर इस बात को जोड़कर देखा जाए तो Amazon Alexa और Apple की Siri भी इसी लॉजिक पर काम करते हैं। आज लोग अपने घर में बिना डोरबेल बजाए या फिर बिना नॉक किए इसलिए एंटर कर जाते हैं क्योंकि Alexa उनके वॉइस कमांड पर इंसानों की तरह से काम कर रही होती है। ये कॉन्सेप्ट एलन ट्यूरिंग की थ्योरी की ही देन है। वो हमेशा मशीन पर भरोसा करने वाले इंसान थे। वो मशीन को इंसान से कभी कम नहीं समझते थे, बल्कि उनका मानना था कि अगर सही तरह से मशीन को प्रोग्राम किया जाए तो वो इंसानों से बेहतर रिजल्ट दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो 1980 के दौर में जब लोग इंटेलिजेंस के बारे में बात किया करते थे तो इंसान की सुपीरियरिटी को जांचने के लिए शतरंज का आदतन इस्तेमाल करते थे। कहा जाता था कि इंसान तो अपनी बुद्धि से किसी चीज की ताकत और कीमत का अंदाजा लगा सकता है, लेकिन मशीन नहीं, क्योंकि मशीन आम इंसान की तरह कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मगर ऐसा नहीं था। 10 फरवरी 1996 को IBM सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड चैंपियन शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव को हराकर ह्यूमन सुपीरियरिटी के इस खास दावे को झूठा साबित कर दिया। ये पहली बार था जब किसी दिमागी खेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक एक्सपर्ट ह्यूमन को हराया था। तब से लेकर अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई रिकॉर्ड बना चुका है। आज के कंप्यूटरों में जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी है। वो बेहद आसानी से एक सेकंड के भीतर लाखों कैलकुलेशंस कर सकते हैं और उन पर लगातार काम कर सकते हैं। वह अरबों खरबों फैक्ट्स को एक माइक्रो सेकंड में याद रख सकने में एबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आवाज की पहचान, ऑटोनोमस कार, मशीन ट्रांसलेशन, लेगेड लोकोमोशन और सवाल जवाब में काफी सफलता मिली है। इंसानों और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारा दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में बेहद धीमा है। आजकल के कंप्यूटर तो एक सेकंड में खरबों बाइनरी ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं, वहीं हमारा दिमाग एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 100 से 1000 ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। हमारे ब्रेन में डेटा स्टोरेज की कैपेबिलिटी कंप्यूटर की तुलना में कुछ भी नहीं है। जहां कंप्यूटर डेटा को बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर करते हैं, वहीं हमारा दिमाग डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में बदलकर एज इट इज स्टोर कर लेता है। ये हकीकत तो आज की है, लेकिन कॉन्सेप्ट उस समय के ट्यूरिंग का ही है। एलन लीक से हटकर काम करने और सोचने वाले व्यक्ति थे। वो साइंटिफिक रूल्स पर विश्वास न करके खुद पर भरोसा करना ही पसंद करते थे। किसी काम को नई तरीके से और समय से पहले करना मानो उनकी आदत सी थी। उनकी यही आदत कंप्यूटर की दुनिया में उन्हें काफी आगे तक लेकर गई। आज हम किसी को फोन पर मैसेज भेजते हैं, उस तरफ मैसेज पहुंच तो जाता है, लेकिन सेंडर से रिसीवर के बीच में अगर कोई आपके मैसेज को हैक कर ले, यानी कि उसे रिसीवर तक पहुंचने के पहले ही पा ले, तो क्या होगा? इससे आपका कोई सीक्रेट ब्रेक हो सकता है। कोई बहुत बड़ा सीक्रेट किसी गलत इंसानों के हाथों में पहुंच सकता है। इसीलिए इसे सिक्योर करने के लिए कई सालों पहले भी क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता था।
एलन ट्यूरिंग ने अपनी मैथ्स रीजनिंग की कैपेबिलिटी के बेस पर कम समय में ही एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी। उनका यही हुनर उन्हें उस मुकाम तक ले गया जिसे लेकर आज भी तमाम थीसिस और रिसर्च लिखे और किए जा रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन को लगातार लॉस हो रहा था तो वहाँ एलन ट्यूरिंग मसीहा साबित हुए। हिटलर के खौफनाक फैसलों से रोजाना मरने वालों लाखों सिपाहियों की तादाद थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। फाइनेंशियल सिचुएशन जितनी जर्मनी में खराब थी उतनी ही ब्रिटेन में भी। हालांकि इस वॉर में कई ऐसे देश भी थे जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, पर उस समय ट्यूरिंग यहीं पर थे, इसलिए हम यहाँ ब्रिटेन की बात करेंगे। दरअसल जर्मनी ने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली थी जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। सरकार से सेना तक जाने वाले मैसेजेस को हैक या फिर डिक्रिप्ट करना यूं तो कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जर्मनी की इस मशीन के साथ ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा था। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सरकार ने अच्छे क्रिप्टोग्राफरों और पजल सॉल्व करने वालों के लिए न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया जिससे कि ऐसे लोगों के संपर्क में आ सके जो इसका तोड़ निकाल सके और ब्रिटेन को हमले से पहले ही ये पता चल जाया करे कि आखिर सरकार सेना को क्या हुक्म देने जा रही है, अगला हमला कहाँ होने वाला है, किस देश में जर्मनी कौन सी चाल चलने जा रहा है। न्यूज़पेपर में ऐड पब्लिश हुई तो तमाम ऐसे लोगों का आना शुरू हो गया जैसे कि रिक्वायरमेंट थी। इंटरव्यू के लिए आने वाले ज्यादातर लोगों में चेस खेलने वाले कई चैंपियन भी थे। कोई स्टेट लेवल का प्लेयर था तो कोई नेशनल लेवल का, लेकिन जिस काम के लिए उन्हें बुलाया जा रहा था वह कोई खेल नहीं था, इसीलिए कोई भी उस इंटरव्यू तक को पास नहीं कर पा रहा था, जो ये उम्मीद दिलाता कि सामने वाला इस काम के लिए योग्य भी है। ऑफिसर्स पर सरकार का लगातार दबाव बना हुआ था, कोई उम्मीद किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार के पास काबिल लोग नहीं थे, काबिल तो थे, लेकिन इस काम के लिए जिस तरह के पागलपन की जरूरत थी वो किसी भी कैंडिडेट में नजर नहीं आ रही थी। फिर वो दिन भी आया जब एलन ट्यूरिंग को भी पता चला कि सरकार को इस तरह के लोगों की जरूरत है। हालांकि ऐड में इस बात का जिक्र कतई नहीं किया गया था कि जर्मनी की किसी मशीन को हैक करना है या इसके मैसेज को डिक्रिप्ट करना है, लेकिन फिर भी तेज दिमाग वाले ट्यूरिंग अंदर ही बात जानते थे, इसलिए उन्होंने अपना बैग उठाया और जा पहुंचे ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास इंटरव्यू देने के लिए। सामान्य से कपड़े, ना तो टाई ना ही प्रोफेशनल कोट, एक सामान्य सा दिखने वाला शख्स जिसकी उम्र भी कोई अधिक ना थी। भला वो इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि इस काम के लिए एलिजिबल कर दिया जाए? कुछ ऐसे ही थॉट्स उस समय वहां मौजूद ऑफिसर्स के मन में भी आए। जब उन्हें पता चला कि ये शख्स इंटरव्यू के लिए आया है, वहां जो हुआ वो उन ऑफिसर्स के लिए काफी स्ट्रेंज था। हर सवाल से पहले उसके बेहतरीन उत्तर को जैसे मन ही मन में रट लिया गया हो, यानी कि बेहतर हाजिर जवाब। अधिकारियों ने तब उम्मीद ही नहीं की थी कि कोई ऐसा भी आएगा जो शुरू के 2 मिनट में ही वो बातें खोल देगा जो सिर्फ इंटेलिजेंस इनपुट्स लोग ही जानते थे, क्योंकि एनिग्मा उनके लिए भी वैसा ही था जैसे कि बाहर के लोगों के लिए। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे ट्यूरिंग न्यूज़पेपर में ऐड पढ़कर ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना भी जरूरी है। ब्रिटेन में पैदा हुए एलन ट्यूरिंग का सीधे तौर पर भारत से संबंध तो नहीं रहा, लेकिन उनके पिता भारत में सिविल सेवा में थे। जब उनका जन्म होने वाला था तो उनके माता और पिता दोनों भारत में ही थे, लेकिन उन्होंने तय किया था कि उनके बच्चे का जन्म ब्रिटेन में ही हो, इसलिए वो साल 1912 में कुछ समय के लिए ब्रिटेन आ गए थे। इसी साल एलन का जन्म हुआ। इसके बाद वो अपने बड़े भाई जॉन और मुंह बोले माता पिता के साथ ब्रिटेन में रहे, जबकि उनके माँ बाप कभी कभार ही भारत से लंदन आते जाते थे। यही कारण है कि ट्यूरिंग हमेशा से अकेलेपन से भी लड़ते रहे, क्योंकि ट्यूरिंग एक सिविल ऑफिसर के बेटे थे, इसलिए उनकी एजुकेशन एक टॉप प्राइवेट स्कूल में हुई थी। स्कूल में भी ट्यूरिंग के दोस्त कम ही बन पाते थे। उनके हुनर और उम्र का रेशो काफी अनइक्वल था, इसलिए कोई स्टूडेंट उन्हें पसंद नहीं करता था। हाँ, वो टीचर्स के लिए बेस्ट स्टूडेंट थे, कभी किसी से कोई झगड़ना नहीं, किसी के साथ खेलना नहीं, किसी से बोलना नहीं और किसी के साथ आना जाना नहीं। उनका एक ही दोस्त था जिसका नाम था क्रिस्टोफर, जिसके साथ वो काफी समय बिताते थे। क्रिस्टोफर और ट्यूरिंग दोनों को ही कोड ब्रेक करने और क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ने का शुरू से ही शौक था। दोनों ही शार्प माइंड थे। कई घंटों तक वो इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते रहते। एलन के दिमाग को क्रिस्टोफर ने काफी आसानी से पढ़ लिया था। वो जान गया था कि एलन कोई आम इंसान नहीं है। वो आम भला कैसे हो सकता है जो उन इक्वेशंस को सॉल्व कर दे जो पहले कोई कर ही नहीं सका। एक बार क्रिस्टोफर ने एलन से कहा, तुम एक दिन वो मशीन बनाओगे जिसे पहला कोई नहीं बना सका होगा और उसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी होगी। एलन भी क्रिस्टोफर की बातों को ध्यान से सुनते और फिर अपने काम में लग जाते। दोनों एक दूसरे के लिए मानो मोटिवेशन बन गए थे। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे ट्यूरिंग को बहुत बड़ा झटका लगा। क्रिस्टोफर ने अचानक स्कूल आना बंद कर दिया था। उस समय कॉन्टैक्ट के इतने अच्छे साधन नहीं थे और न ही आना और जाना इतना आसान था। एलन परेशान रहने लगे। फिर एक दिन एलन को उसके टीचर ने बताया कि क्रिस्टोफर को गंभीर बीमारी थी जिसके चलते उसका निधन हो गया। ट्यूरिंग के सामने मानो जैसे आसमान टूट पड़ा। ये कैसे हो सकता है? एक ही तो दोस्त बनाया था जीवन में, भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? एलन के दिमाग में तमाम सवाल आ रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल जानते थे कि क्रिस्टोफर की मौत ने एलन को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इसका असर उनकी पढ़ाई लिखाई पर ना पड़े, इसलिए उन्होंने एलन को अपने पास बुलाया और समझाया कि वो इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ जाएं। एलन ने ऐसा ही किया, लेकिन साथ ही एक बात भी कही कि मेरा दोस्त हमेशा से चाहता था कि मैं कोई ऐसा बड़ा काम करूं जिसे और कोई ना कर सका हो, और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है। मैं वही करूंगा जो मेरा दोस्त करना चाहता था। हालांकि उस समय वो फिर से अकेले पड़ गए, लेकिन मैथ्स और कंप्यूटर के साथ उनकी जर्नी कभी नहीं रुकी। उन्होंने साल 1931 में मैथ्स स्टडी के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। साल 1934 में ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें प्रोबेबिलिटी थ्योरी में उनके रिसर्च की मान्यता के लिए किंग्स कॉलेज में फेलोशिप के लिए चुना गया था। बाद में ट्यूरिंग मैथ्स से पीएचडी की स्टडी के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए। हालांकि इससे पहले ही धीरे धीरे ट्यूरिंग ने क्रिप्टोग्राफी को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि जीवन का इनिशियल पर एक सिग्निफिकेंट स्टेप था जिसने उनकी आने वाली जिंदगी के उन पलों की स्क्रिप्ट लिखी जिसमें करोड़ों लोगों की लाइफ को बचाना और एक वॉर को रोकना शामिल था। यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी को समझना जरूरी है, क्योंकि ये इस कहानी का क्रूशियल पार्ट है। दरअसल क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिससे इंटरनेट पर डेटा को सिक्योर रखा जाता है। जब आप इंटरनेट पर प्लेन टेक्स्ट के रूप में अपना डेटा या मैसेज टाइप करके भेज देते हैं, तो साइफर टेक्स्ट आपके प्लेन टेक्स्ट को एन्क्रिप्टेड कोड में बदल देता है और इस कोड को वही डिक्रिप्ट कर सकता है जिसके पास इसकी डिक्रिप्शन की हो। क्रिप्टोग्राफी ओरिजिनल मैसेज या प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदल देती है जो किसी को समझ नहीं आता है। यानी कि अगर किसी ने देख भी लिया तो लैंग्वेज बदल जाने के चलते वो इसे पढ़ नहीं सकेगा, क्योंकि ये डेटा मशीन लैंग्वेज में बदल चुकी होती है। इसे सिर्फ वही यूजर पढ़ सकता है जिसके पास मैसेज को डिक्रिप्ट करने की हो। क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम की इनपुट का अनुमान लगाना काफी कठिन है। क्रिप्टोग्राफी से हम डेटा की प्राइवेसी को बनाए रखते हैं। क्रिप्टोग्राफी एन्क्रिप्शन को तोड़ना काफी मुश्किल होता है। हालांकि एन्क्रिप्टेड फाइल और फोल्डर और नेटवर्क कनेक्शन को एक्सेस करना सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर के लिए ही मुमकिन होता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार क्रिप्टोग्राफी से होकर गुजरते हैं, जैसे कि एटीएम से पैसे निकालना या किसी को पेटीएम से पैसे ट्रांसफर करना। ये सब क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है। क्रिप्टोग्राफी का मेन मकसद ट्रांसफर डेटा को सिक्योर रखना होता है। मैसेज सही तौर पर ऑथराइज्ड यूजर तक पहुंच जाए, यही क्रिप्टोग्राफी का पर्पस होता है। असल में जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, देखा जाए तो उन सबको कॉन्सेप्ट्स तरीके से डिजाइन ट्यूरिंग ने ही किया था, जिसके बाद उसे असली कंप्यूटर बनाने में 20 साल लग गए। कॉन्सेप्ट डिजाइन का मतलब जानने के लिए मैथमेटिक्स की हिस्ट्री की ओर जाना होगा। 20th डेकेड की शुरुआत में मैथमेटिशियन डेविड हिल्बर्ट का नाम फेमस था।
वह एक ऐसी मशीन की कल्पना कर रहे थे जिसमें आप कोई भी सेंटेंस डालें तो मशीन आपको बता देगा कि जो बात कही जा रही है वो सही है या नहीं। जैसा आज के समय में कंप्यूटर हमारी ग्रामर करेक्ट कर देता है। आप सोच के देखिए कि कितनी यूजफुल मशीन होती होगी वो। उसमें डालिए 100 एक अनइवन नंबर है जो बोल देगी गलत। लेकिन जब ट्यूरिंग ने ऐसी मशीन की कल्पना के बारे में सुना तो उन्होंने एक अलग सवाल किया। उन्होंने सोचा कि किसी भी मशीन का मतलब क्या है जो चीजें कंप्यूट करेगी, या ऑटोमेटेड कंप्यूटेशन का मतलब क्या है। बिना इसको समझे हिल्बर्ट की मशीन को बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो साल 1930 के दशक में दुनिया में बहुत से मैथमेटिशियन इस इमेजिनरी मशीन के बारे में सोच रहे थे कि इसको कैसे समझा जाए। इसमें ऑस्ट्रियन मैथमेटिशियन गोडाल और अमेरिकन मैथमेटिशियन चर्च ने अपनी अपनी थ्योरीज दी ऑटोमेशन के बारे में। ये थ्योरी देने का मतलब था कि अगर कोई ऑटोमेटेड मशीन है जो सेंटेंसेस के सही गलत के बारे में बताएगी तो इनके द्वारा दिए गए रूल्स पर ही चलेगी। लेकिन इन दोनों की थ्योरीज बहुत क्लियर नहीं थी। फिर आए ट्यूरिंग। उन्होंने कहा कि किसी भी ऑटोमेटेड मशीन को एक इंसान जो एक किताब और एक नोटबुक के साथ बैठा हुआ है की तरह देखा जा सकता है। अब इस इंसान से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो वो किताब में नियम देखता है और उन नियमों को देख के नोटबुक में कुछ लिखता है, कुछ मिटाता है और फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। ट्यूरिंग ने बस इसी कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स की भाषा में कह दिया। ये काम उन्होंने साल 1936 में किया। बेशक ये थ्योरी आज तो सुनने में बहुत आसान और नेचुरल लगती है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा होता है कि कंप्यूटर्स में मेमोरी होती है और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसके हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। लेकिन सोचिए जब कंप्यूटर बना भी नहीं था तभी ट्यूरिंग ने किसी भी कंप्यूटर के बारे में कैसे सोचा होगा। उन्होंने जो सैद्धांतिक मशीनें बनाई उसको यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है। मैथमेटिशियन ये मानते हैं कि कोई भी कंप्यूटिंग मशीन जो काम कर सकती है वो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है। सोचिए एक बार फिर किसी भी असली कंप्यूटर से 20 साल पहले ट्यूरिंग ने दुनिया का कोई भी कंप्यूटर कैसे हो सकता है बता दिया था। उसके बाद उनके सिद्धांतों को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हुई जो साल 1945 में ENIAC नाम के कंप्यूटर पर आकर खत्म हुई। ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, यानी कि जिसने पहली बार यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को असल में मॉडल किया था, जिसकी लागत उस समय लगभग $5 लाख थी जो आज के जमाने में $70 लाख से ज्यादा की रकम है। इसका वजन था 27 टन और इसको रखने के लिए 1800 वर्ग फीट की जरूरत होती थी। इतना सब कुछ और इसकी कुल मेमोरी थी 80 बाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट। ये तो थी ट्यूरिंग की काबिलियत। कहानियों के कुछ हिस्से जिन्हें बताने के चक्कर में काफी आगे चले गए। अब कहानी पर वापस आते हैं। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने की कगार पर था, शीत युद्ध चरम पर था। हालांकि फिर भी किसी को आशंका नहीं थी कि ऐसी वॉर छिड़ जाएगी जो कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। रोज काम पर जाना और वीक ऑफ के दिन अपने बच्चों और परिवार के साथ घूमने निकलना, ये सिर्फ आज की ही पीढ़ी का शौक नहीं है। ये तो फैमिली रूटीन है जिसे निभाने के लिए व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है। इसी परंपरा को सन 1939 तक वहाँ के लोग निभाते चले आ रहे थे, लेकिन अचानक सब बर्बाद हो गया। हर ओर तबाही ही तबाही नजर आने लगी। कब बारूद का गोला किस घर या बिल्डिंग पर गिर जाए इसका कोई अंदाजा नहीं था। इस खौफ में ही धीरे धीरे पूरा ब्रिटेन आ गया और सब कुछ अर्श से फर्श पर आ गया था। एक स्टडी बताती है कि अगर दुनिया में शांति स्थापित हो जाए और वॉर्स को बंद कर दिया जाए तो 5 साल में जितना धन बचेगा उससे पूरी दुनिया की गरीबी मिटाई जा सकती है। हर किसी को हेल्थ सर्विस भी दी जा सकती है, सुकून और संगीत की नदियां बह सकती हैं, तनाव मिटाया जा सकता है, लोगों को जानलेवा तरीके से अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में रेफ्यूजी नहीं बनना होगा और लाखों खरबों रुपए का फाइनेंशियल बोझ दुनिया पर से घट जाएगा। लेकिन इसके लिए एक देश को दूसरे देश की सीमा रेखा में घुसने की हरकतें बंद करनी होंगी, कुदरत के साथ जीवन बिताने की क्षमता डेवलप करनी होगी। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें आज के समय में सिर्फ मॉरल साइंस ही है, उसी तरह 20th सेंचुरी के मिड में भी वर्ल्ड की तमाम पावरफुल कंट्रीज की महत्वाकांक्षा चरम पर थी। 1 सितंबर 1939 को ग्लोबल वॉर इतनी बड़ी हो गई कि इस वॉर की वजह से 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसी तारीख से दूसरे वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ। इस जंग में ब्रिटेन ने भी अपना बहुत कुछ खोया। इस लड़ाई में ब्रिटेन को काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ था। वहीं फ्रांस को जर्मनी द्वारा तबाह कर दिया गया था। वह अपने लोगों की देखभाल करने और नागरिक कम्युनिटी में अपनी सेना को फिर से संगठित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, नाजियों ने जर्मन वॉर मशीन के लिए अपने कब्जे वाले यूरोप में कई संसाधनों और खेतों को सुखा दिया था। दक्षिणी इंग्लैंड को कमजोर करने के लिए ब्रिटेन की लड़ाई में एक लंबे समय तक जर्मनों ने बमबारी अभियान चलाया। ब्लिट्ज के दौरान 20 लाख से अधिक घर नष्ट हो गए, 60,000 नागरिक मारे गए और 87,000 गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वास्तव में युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान सैनिकों से ज्यादा नागरिकों की जान को खतरा था। वहीं जर्मनी में मित्र देशों की बमबारी ने कई शहरों को साफ कर दिया था। 70 लाख से अधिक लोग होमलेस हो गए, लगभग 6 लाख नागरिकों की डेथ हो गई और 8,50,000 नागरिक घायल हो गए। फ्रांस में हुई हानि उसके वार्षिक राष्ट्रीय आय के 3 गुना के बराबर थी। बेल्जियम और नेदरलैंड को अपने संसाधनों के सेम रेशो में लॉस उठाना पड़ा। ग्रेट ब्रिटेन में लगभग 30% घर नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं आंकड़ा फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड में लगभग 20% था। इससे खेतीबाड़ी पर भारी असर पड़ा। प्रमुख रेल केंद्रों और पुलों पर बमबारी से ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम के कुछ प्रमुख औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों सहित कई शहर तबाह हो गए। रेलवे, सड़क, पुल और बंदरगाहों को हवाई मामलों के दौरान व्यापक क्षति हुई। हाल फिलहाल की बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मानव मानवता के सबसे खिलाफ है। सियासत और संयुक्त राष्ट्र संधि के मंचों पर गरीबी, भुखमरी, गैर बराबरी, शोषण को खत्म करने के वायदे किए जाते हैं, लेकिन इससे इन सभी देशों की सरकारें युद्ध की योजना बनाने में जुट जाती हैं। वैश्विक बाजार से लेकर देशज राजनीति तक कोशिश यही है कि लोग डरे रहें, कमजोर बने रहें ताकि सवाल न पूछ सके। यही स्थिति जर्मनी में भी थी। जर्मनी ने अपनी सेना को काफी मजबूत और तमाम संसाधनों से लैस कर लिया था। इसमें सिर्फ हथियार ही नहीं थे बल्कि कई ऐसी डिवाइस भी थी जो किसी के भी पसीने छुड़ा सकती थी। इन्हीं में से एक है एनिग्मा। ये एक ऐसी डिवाइस थी जिससे सरकार से सेना तक मैसेज पहुंचाए जाते थे। जर्मन नेवी ने एनिग्मा साइफर मशीन के एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया था। इसकी मदद से जर्मन सेना अपनी लोकेशन को बिना जाहिर किए एक दूसरे को मैसेज भेजा करती थी। ये उन्हें और भी खतरनाक बना रहा था। इस मशीन की सबसे खास बात ये थी कि इसे डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता था, यानी कि अगर कोई चाहे कि इससे सेना को भेजे गए किसी मैसेज को पाकर पढ़ ले तो ये मुमकिन नहीं था। इधर सरकार सेना और नेवी को मैसेज से आदेश पारित करती और उधर नाज़ी एक बार में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारते जा रहे थे। इन घटनाओं से हर देश परेशान था। हर कोई चाहता था कि एनिग्मा मशीन का कोई तोड़ मिल जाए जिससे कि भेजे जाने वाले मैसेजेस को एंड वक्त से पहले ही पढ़ा जा सके और होने वाली तबाही रोक ली जाए। एनिग्मा एक टाइपराइटर की जैसी मशीन थी जिसके कोड को रोजाना मिडनाइट में ही बदल दिया जाता था, यानी कि इसकी सेटिंग बदल दी जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको एप्पल टाइप करना है और इसे आप एनिग्मा पर टाइप करके सेना या किसी को भेजना चाहते हैं, तो शुरू में आपकी सेटिंग में ए टाइप करने पर सी और पी टाइप करने पर डी लिखकर आगे जाता है। अब इसकी सेटिंग को कोई भी अगर मेहनत कर ले जाए तो इसे डिक्रिप्ट भी कर सकता है, लेकिन एनिग्मा में रोजाना रात में सेटिंग बदल दी जाती थी, यानी कि जहां पहले ए टाइप होने पर सी लिखता और पी टाइप होने पर डी आता था, वहां सेटिंग बदलने पर ए लिखने पर के और पी लिखने पर जेड आने लगा।
इस गुत्थी को सुलझाने की ब्रिटेन ने ठानी, जिससे कि इस वॉर को जीता जा सके। उसने इसे लेकर शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। पहले जब हम छोटे थे तो मुकेश खन्ना का सीरियल शक्तिमान देखा करते थे। उसमें दिखाया जाता था कि जब भी कोई शख्स मुसीबत में होता है तो ऐन वक्त पर शक्तिमान पहुंचकर उसे बचा लेता था। ये सब बच्चों को देखना काफी अच्छा लगता था, शायद इसलिए आज तक इस सीरियल जैसी लोकप्रियता किसी दूसरे सीरियल को ना मिल सकी। उस समय ब्रिटेन को भी ऐसे ही किसी शक्तिमान की तलाश थी जो उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल कर ला सके, इस एनिग्मा को ब्रेक कर सके। फिर वो समय भी आया जब शक्तिमान यानी एलन ट्यूरिंग खुद ब्रिटिश ऑफिसर की टेबल के उस पार जा पहुंचे जहां हर कोई उनकी बेबाकी, तर्क शक्ति और उनके मुंह से इंटेलिजेंस इनपुट सुनकर हैरान था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि सामान्य सा दिखने वाला ये इंसान आखिर इस मशीन के बारे में इतना कैसे जानता है और कैसे इसे क्रैक करने के दावे कर रहा है। लेकिन फिर ट्यूरिंग ने ऐसा कुछ कहा कि सभी की बोलती बंद हो गई और ब्रिटिश अधिकारी अपनी चेयर से खड़े हो गए। न्यूज़पेपर में ऐड पढ़कर एलन ट्यूरिंग ब्रिटिश अधिकारियों के दफ्तर पहुंचते हैं। वहां के अधिकारी पहले तो एलन को देखकर कोई खास रिस्पांस नहीं देते हैं, क्योंकि एलन देखने में एक सामान्य व्यक्ति तो थे ही, इसके अलावा उनका पहनावा भी काफी अजीब था। वो कभी अपने कपड़ों की फिक्र नहीं करते थे, जो मन में आया वो पहन लिया। धीरे धीरे बात शुरू होती है। ऑफिसर एलन से पूछते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। ट्यूरिंग भी अपनी अचीवमेंट्स को गिनाना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद ट्यूरिंग को समझ आ जाता है कि वहाँ के लोग इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो सीधे एनिग्मा की बात शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से एनिग्मा को भी डिक्रिप्ट किया जा सकता है। इसके कोड को तोड़ने के लिए वो एक मशीन बनाने की बात करते हैं। ऑफिसर इस बात से शॉक रह जाते हैं। वो पूछते हैं कि एनिग्मा के बारे में एलन को इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, लेकिन एलन कोई सीधा जवाब देने की बजाय इसी पर फोकस करते रहते हैं कि कैसे इस मशीन के कोड को ब्रेक किया जा सकता है। फाइनली ऑफिसर्स को ये बात समझ आ जाती है कि इस इंसान में कुछ अलग है जो अब तक की टीम में नहीं था। एलन को टीम में शामिल कर लिया जाता है। इस टीम में कुछ लोग पहले से काम शुरू कर चुके थे। इसमें से एक थे ह्यू अलेक्जेंडर, जो कि ब्रिटेन में 2 बार नेशनल चेस चैंपियनशिप जीत चुके थे। इसके अलावा 3 से 4 अन्य लोग टीम में काम कर रहे थे। इन सभी को ब्लेचली पार्क स्थित हट 8 नाम के कोड ब्रेकिंग स्टेशन पर भेज दिया जाता है और इस बात को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है कि यहाँ पर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो भी रही है। यहाँ पर सभी लोग एनिग्मा की सेटिंग्स को समझने की कोशिश शुरू कर देते हैं। एक स्टैटिस्टिक से पता चलता है कि एनिग्मा में जितनी कीज हैं उस हिसाब से इसमें करोड़ों सेटिंग हो सकती हैं, यानी कि हर एक सेटिंग को अगर एक कर चेक किया जाए तो इसमें भी कई साल लगना तय है। टीम के सभी साथी एनिग्मा को रीड करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। टीम के लोगों को अब तक कुछ हासिल नहीं हो पाता है। अब ट्यूरिंग समझ चुके थे कि इस कोड को तोड़ने के लिए, यानी कि एनिग्मा को रीड करने के लिए एक मशीन की ही जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उन्हें कुछ और लोगों की जरूरत थी। इसलिए वो न्यूज़पेपर में एक पजल पब्लिश कराते हैं और जिसे सॉल्व करने पर जॉब का ऑफर किया गया था। इसी पजल को सबसे कम समय में सॉल्व करने के बाद जॉन क्लार्क नाम की लड़की टीम में शामिल हो जाती है। हालांकि कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि इस कोड ब्रेकिंग प्रोग्राम में क्लार्क को शामिल कराने के लिए ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर ने भी मदद की थी। अब ट्यूरिंग एक ऐसी मशीन बनाने की शुरुआत करते हैं जो एक समय में हजारों कोड को डिक्रिप्ट कर सके। उन्होंने इस मशीन का नाम बॉम्ब रखा था। मशीन की वजह से सफल होने के चांस भी कई गुना बढ़ जाते। चूंकि टीम को बने काफी समय हो चुका था, इसलिए सरकार भी प्रेशर डालती है कि रोजाना लाखों की संख्या में देश के लोग और सिपाही मारे जा रहे हैं, इसीलिए जल्द से जल्द एनिग्मा का कोड ब्रेक किया जाए। इसी प्रेशर के कारण भी ट्यूरिंग काफी परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी टीम के साथ ही उनका साथ नहीं देते हैं। इसकी खास वजह यह भी थी कि ट्यूरिंग का बिहेवियर काफी रूड किस्म का था। काम के वक्त वो किसी से बात करना तक पसंद नहीं करते थे। लेडी क्लार्क ने इस सिचुएशन को भांप लिया। वो एलन को समझाती हैं कि किसी भी तरीके से इस जर्मन मशीन को ब्रेक करने के लिए जिस जज्बे की जरूरत है वो बिना अच्छी टीम के कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है, और ये भी विश्वास दिलाया कि ये दुनिया की बेस्ट टीम है। ये बात ट्यूरिंग को कुछ कुछ समझ आने लगती है। वो अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे अपनी टीम के साथ उनका बिहेवियर बदलने लगता है। अब इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। वो शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया आप सबने जरूर देखी होगी कि कैसे एक हॉकी की रॉ टीम को शाहरुख खान तैयार कर पाते हैं। लेकिन यहाँ भी वही दिक्कत थी कि इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से टीम अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाती है। वो आपस में ही इतना उलझ जाते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा उत्साह की कमी की वजह से वो सब ठीक से खेल ही नहीं पाते थे। फिर एक दिन शाहरुख सभी को आपस में मिलाने के लिए होटल में मारपीट की योजना बनाते हैं, जिससे कि सभी में यूनिटी बिल्डअप हो सके, और उस इंसिडेंट के बाद टीम पूरी तरह से बदल जाती है और वर्ल्ड कप जीत लेती है। ठीक इसी फिल्म के बेस पर क्लार्क एलन को बताती हैं कि अगर टीम को साथ रखना है तो अपने बिहेवियर में भी चेंज करना होगा। ट्यूरिंग को ये बात समझ में आ जाती है और वो सभी के प्रति धीरे धीरे अपने रवैये को बदलने लगते हैं, और फिर सभी इस मशीन को बनाने में ट्यूरिंग का सहयोग करने लगते हैं। मशीन बनकर तैयार हो जाती है। इसका नाम बॉम्ब रखा जाता है। लेकिन अभी ये मशीन जर्मनी के कोड्स को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। कुछ समय बाद जर्मन सेना की ओर से सरकार को भेजे जाने वाले सुबह और शाम के मैसेज हैक किए जा रहे थे, लेकिन जब तक उन्हें डिक्रिप्ट किया जाता तब तक जर्मन एनिग्मा की सेटिंग ही बदल देते। फिर एक दिन तय होता है कि कॉमन कोड की बदौलत ही इस सेटिंग के बारे में पता करने की कोशिश की जाए। जैसे कि हेल हिटलर एक ऐसा शब्द था जो ज्यादातर मैसेजेस में कॉमन होता था, जिसका मतलब होता था हिटलर की जय। इस तरह के भेजे जाने वाले कॉमन संदेशों के कॉमन कीवर्ड्स को इस मशीन में सेव किया गया। ये एक तरह से इस टीम की आखिरी कोशिश थी। इस बार फेल होने का मतलब था कि सब कुछ बर्बाद होना, क्योंकि इसे ठीक 1 महीने पहले ट्यूरिंग सरकार की ओर से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि अगर 30 दिनों में सक्सेस नहीं मिली तो फिर टीम को हटा दिया जाएगा। इससे टीम के सभी साथी काफी घबराए हुए भी थे। सभी चाहते थे कि किसी न किसी तरह से इस मशीन को ब्रेक किया जाए, और आखिरी कोशिश रंग लाई और कॉमन वर्ड्स की बदौलत ट्यूरिंग की मशीन काम कर गई। उसने उस संदेश को ब्रेक कर दिया जो कुछ घंटे पहले ही सरकार की ओर से सेना को दिया गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि किस समय किस दिशा में किस दुश्मन के ऊपर सेना को हमला करना है। कमरे में मानो जैसे सन्नाटा छा गया। ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी जैसे कि हम जब किसी सपने को पूरा कर लेते हैं तो विश्वास ही नहीं होता कि हकीकत है या फिर कल्पना। कुछ समय लगता है रियलिटी को एक्सेप्ट करने में। यहाँ भी वही सिचुएशन हो गई। बिना आवाज के सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे। धीरे धीरे सभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ब्रिटेन के लोगों की आंखों में बसी उम्मीद को पूरा करने का रास्ता नजर आ गया था, जिसकी तलाश सालों से जारी थी। मानो जैसे पूरे विश्व को जीत लिया हो। खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लगभग 7 से 8 महीने की मेहनत रंग लाई। जर्मनी की इस मशीन के कोड को ब्रेक किया जा चुका था, जिसे कई देश मिलकर भी नहीं कर पाए थे। खैर आपस में सब गले मिलते हैं। ट्यूरिंग समेत सभी साथी जानते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। इस सफलता के बारे में वो इंटेलिजेंस इनपुट्स ऑफिसर्स को देते हैं। आर्मी ऑफिसर्स भी ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं। हालांकि इसके बाद भी ये बात पब्लिक नहीं की जाती है। सिर्फ कुछ गिने चुने ऑफिसर्स तक इस बात को सीमित रखा जाता है, क्योंकि इसकी भनक दुश्मन देश तक पहुंच जाती तो वार उल्टा पड़ जाता। क्योंकि ब्रिटेन में उस समय कई लोग नाजियों के लिए काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि ब्रिटेन बर्बाद हो जाए। यहाँ की कई इन्फॉर्मेशन जर्मनी तक पहुंचाई जा रही थी। ब्रिटेन में राजद्रोहियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का होना भी एक रीजन था। इसलिए एनिग्मा को लेकर चलाए गए अभियान की खबर को बेहद सीक्रेट रखा गया।
अब पासा पलट चुका था। जर्मनी अपनी तमाम चालों से तमाम देशों को तबाह कर चुका था। ब्रिटेन भी काफी हद तक धराशायी हो चुका था। लाखों सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन अब बारी ब्रिटेन की थी, क्योंकि जर्मनी द्वारा सेना को दिए जा रहे तमाम संदेशों को ब्लेचली पार्क में बैठी टीम डिकोड करके ब्रिटिश सैन्य मुख्यालय भेज रही थी। साल 1941 यानी कि लगभग 1.5 साल के बाद से ब्रिटेन उस चक्रव्यूह को रचना शुरू कर देता है, जिसमें वो पिछले 1.5 साल से फंसकर अपने लाखों सिपाहियों को खो चुका था। चक्रव्यूह इसलिए क्योंकि वो जर्मनी को इस बात की भनक तक नहीं लगने देता था कि उसकी टीम ने एनिग्मा का तोड़ निकाल लिया है। यहाँ से एलन ट्यूरिंग के बनाए गए डिवाइस रूपी उस हथियार का काम शुरू हो जाता है और जर्मनी के दाव पेच ढीले पड़ने लगते हैं। मान लीजिए कि आप किसी क्लास में पढ़ते हैं। अगर जल्दी एग्जाम आने वाले हो तो भले ही आप पढ़ने में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मन में एक डर की फीलिंग जरूर रहती है। लेकिन क्या हो कि अगर आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। यानी कि अब आप निश्चित होकर जाएंगे और सारे सवाल फटाफट सॉल्व करके चले आएंगे। पूरा कोर्स पढ़ने की क्या जरूरत है। यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या आप ऐसा लगातार करते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए नहीं। एक इंटेलिजेंट इंसान हर बार ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इससे लोगों को शक हो जाएगा और वो आपके संबंध में जांच करवा सकते हैं या फिर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यानी कि अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी जानकारी का सीमित इस्तेमाल करते हैं तो शायद बच सकते हैं, क्योंकि जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेबल नहीं होगा तो किसी भी शंका का सवाल ही नहीं उठता। ट्यूरिंग ने भी यही करना शुरू कर दिया था। बॉम्ब मशीन से एनिग्मा की कोडिंग को ब्रेक करने के बाद जर्मनी के मैसेजेस को डीक्रिप्ट किया जाने लगा। नाजी सेना को दिए जाने वाले ऑर्डर टाइम से पहले ही पता चलने लगे। ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स इसका फायदा उठाकर अपनी लोकेशन को बदल लिया करते थे या फिर उल्टा नाजी सेना पर ही अब तब अटैक कर देते थे जब उन्हें कतई उम्मीद नहीं हुआ करती थी। लेकिन ट्यूरिंग ने समय रहते इस पर लगाम लगाई, क्योंकि अगर जर्मन को ये थोड़ी सी भी भनक लग जाती कि ब्रिटिशर्स ने एनिग्मा को ब्रेक कर लिया है तो उसका पूरा प्रोग्राम बदल देते या फिर एनिग्मा का यूज करना ही बंद कर देते। इससे पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता। इसलिए ट्यूरिंग कई बार हमले के बारे में जानकारी होने के बाद भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये नहीं बताते थे कि हमारा एक समुद्री बेड़ा आज मौत की भेंट चढ़ने वाला है। इस तरह से कई बड़े हमलों के होने से पहले ही सरकार अलर्ट हो जाती थी और हजारों सैनिकों की जानें बच जाती थी, जबकि छोटे छोटे हमलों को होने दिया जाता था ताकि जर्मन को शक न हो। एक बार की बात है जब एक ब्रिटिश शिप नाजी सेना के निशाने पर था और यहाँ ट्यूरिंग की टीम वहाँ के संदेशों को रीड कर ये पहले ही पता लगा लेती है, लेकिन चूंकि वो पहले कुछ हमलों को न्यूट्रलाइज कर चुके होते हैं इसलिए ये डिसीजन लिया जाता है कि ये हमला होने दिया जाए। यहाँ टीम का एक मेंबर इस बात पर जोर देता है कि कुछ भी करके इस हमले को होने से रोका जाए। दूसरे मेंबर पूछते हैं कि आखिर क्यों इस हमले को रोककर हम खतरा मोल लें और सालों की अपनी मेहनत को बर्बाद कर दें। इस पर वो बताता है कि उस शिप में उसका भाई बैठा हुआ है, इसलिए वो ट्यूरिंग से रिक्वेस्ट करता है कि इस हमले को रोका जाए, लेकिन ट्यूरिंग नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जब बात लाखों जानों को बचाने की हो तो हम अपने कुछ लोगों को बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। ट्यूरिंग के इस जवाब से वहाँ हर कोई दंग रह जाता है। किसी को भी इस निर्दयता की उम्मीद नहीं थी। इसी तरह से लड़ाई चलती रही। जर्मनी के बड़े हमले रोके जाते रहे तो कई बार उसकी उम्मीद के उलट उसी पर अचानक हमला कर उसके सिपाहियों को खदेड़ दिया जाता, उसके कई बेड़ों को नष्ट कर दिया जाता। फिर वो दिन भी आया जिसका इंतजार था। 8 मई 1945 दिन मंगलवार। पूरी दुनिया ने उस दिन राहत की सांस ली थी, क्योंकि उस दिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड की अनाउंसमेंट हुई थी। इस अनाउंसमेंट से करीब 6 साल से चली आ रही तबाही का दौर खत्म हो गया था। जश्न के लिहाज से इस दिन को पूरे यूरोप में विक्ट्री इन यूरोप डे के तौर पर मनाया गया था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि दूसरा विश्व युद्ध लंबा नहीं चल पाएगा। मित्र देशों की सेना के सामने मंडराते हार के खतरे के चलते ही हिटलर ने आत्महत्या की थी। वहीं इस बात का डर भी सता रहा था कि गिरफ्तार किए जाने की सूरत में उन्हें कैसी सजा मिलेगी। हिटलर के बाद ग्रैंड एडमिरल डॉनिट्ज ने एक सप्ताह के अंदर ही आत्मसमर्पण की अनाउंसमेंट कर दी। पहले उन्होंने 7 मई को फ्रांस के राइम शहर में जनरल आइजनहावर के मुख्यालय में जाकर समर्पण किया। इसके बाद 8 मई को बर्लिन में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस के आर्मी ऑफिसर्स की मौजूदगी में उन्होंने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने की अनाउंसमेंट की। जर्मनी के नेतृत्व में शामिल जापान ने युद्ध समाप्ति की अनाउंसमेंट नहीं की थी, लेकिन जर्मनी की ओर से आत्मसमर्पण के बाद इसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड मान लिया गया। ब्रिटेन में लोगों के सामने नहाने के पानी तक का संकट था। कुछ अंडों पर गुजारा करना पड़ रहा था और तो और खाने के लिए केला तक नहीं मिल पा रहा था। लंदन में लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। कई बेटे और बेटियां अनाथ हो चुके थे। कुछ ने तो अपने पिता को एक बार भी नहीं देखा था, क्योंकि जब वे जन्मे तो उनके पिता युद्ध पर जा चुके थे। लाखों की संख्या में महिलाएं विधवा हो चुकी थी। घर में खाने को अन्न का दाना तक न था। सरकार भी इतनी पस्त हो चुकी थी कि इतनी सक्षम न थी कि तुरंत लोगों के लिए कोई बड़ी योजना चला सके और सभी को सहायता मुहैया कराई जा सके। न्यूज़पेपर के पेजेस रोज बुरी खबरें दे रहे थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं पूरी तरह से धराशायी हो चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनका जीवन पहले के जैसा सामान्य हो पाएगा। बच्चे स्कूल जा सकेंगे, पेट भर खाने को मिल सकेगा, अपनों के चेहरों पर मुस्कान आ सकेगी। इन सब भयानक हालातों के बीच जब लड़ाई खत्म होने की और ब्रिटेन की जीत की जानकारी हुई तो सभी लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने भूखे पेट उत्सव मनाया जब उन्हें पता चला कि युद्ध के थमने की अनाउंसमेंट कर दी गई है। दरअसल इससे कुछ ही सेकंड्स पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रेडियो ब्रॉडकास्ट में जीत की जानकारी दी। लोगों के जश्न को देखते हुए किंग जॉर्ज 6 और महारानी बकिंघम पैलेस की बालकनी में 8 बार दिखाई दिए थे। वहीं तब की राजकुमारी मार्गरेट और एलिजाबेथ आम लोगों के साथ जश्न में शामिल भी हुई थी। बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने हेल्थ मिनिस्ट्री की बालकनी से कहा था, ये आप लोगों की जीत है। आमतौर पर यह कह तो दिया जाता है कि आप लोगों की जीत है, लेकिन हकीकत इससे उलट होती है। रियलिटी में तो कोई भी नहीं जानता कि किसकी जीत है। ये बात बिल्कुल सच है कि इस वॉर में लाखों जाने गंवाने वाले सिपाहियों की शहादत की बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन एक सच ये भी है कि ट्यूरिंग एंड टीम जो काम कर गई वो कोई भी नहीं कर सका था। इसलिए हकीकत कोई नहीं जानता था। ब्रिटेन लगभग पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका था। अगर वह युद्ध कुछ ही दिनों के अंदर ना जीतता तो उसका अस्तित्व तक खत्म हो सकता था। लेकिन ट्यूरिंग और उसकी टीम ने वो कर दिखाया था जो पहले कोई ना कर सका। हालात जब धीरे धीरे सामान्य होते गए तो इस प्रोग्राम को भी बंद कर दिया गया। कई सालों तक इस हकीकत को पब्लिक नहीं किया गया। लोग ना तो एनिग्मा के बारे में जानते थे और ना ही ट्यूरिंग और उनकी टीम के बारे में। अब आगे की कहानी जरा इमोशनल कर देने वाली होगी, क्योंकि इसके बाद हम ट्यूरिंग के जीवन के उस हिस्से में आएंगे जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर साबित हुए। एलन के जीवन की कुछ कठिनाइयां ऐसी भी रही जो किसी के साथ भी हो सकती हैं, जैसे कि एलन थोड़ा हकलाते थे, कई बार बोलने में अटकते और बोलते समय सही शब्द नहीं आते थे। इस वजह से पहली बार उनसे मिलने वाले लोग उनकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगा पाते थे, क्योंकि उनका फर्स्ट इंप्रेशन लो कॉन्फिडेंस की एक झलक दिखाता था। हालांकि अगर उनसे कोई 10 मिनट भी बात कर लेता था तो इस गलतफहमी से दूर हो जाता था कि एलन वैसे ही हैं जैसे कि दिखते हैं। एलन एक बेहद आम इंसान की तरह रहते थे। उनका पहनावा फॉर्मल नहीं था, जबकि ब्रिटेन में लोग पहले भी आज की तरह अपनी ड्रेसिंग से लेकर खान पान का काफी ध्यान रखते हैं। तब भी हर लड़के से उम्मीद की जाती थी कि वो जेंटलमैन बने, लेकिन एलन की पहचान बिखरे बाल, बढ़े हुए नाखून और बिना टाई कोट की थी। उनका चेहरा इतना जवान था कि 30 की उम्र में भी लोग उन्हें अंडर ग्रेजुएट समझते थे।
आमतौर पर होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमाग की रफ्तार भी कम हो जाती है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपका दिमाग कम शार्प होने लगता है। लेकिन रनिंग करने से आपकी याददाश्त तेज बनती है, आप चीज़ों को अधिक समय तक याद रख पाते हैं और आपका ध्यान भी एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने में मदद मिलती है, क्योंकि रनिंग करने से दिमाग तक ब्लड फ्लो बेहतर ढंग से होता है, जिस कारण दिमाग को डैमेज पहुंच पाना काफी कठिन हो जाता है और मेंटल हेल्थ बिल्कुल फिट होती है। जैसे जैसे आप रोजाना रनिंग करते हैं तो आप खुद को प्रोग्रेस करते हुए पाते हैं, रोज खुद को एक नई बुलंदी पाते देख आपका खुद पर विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। कुछ लोगों को तब तक खुद पर गर्व महसूस नहीं होता जब तक अपना पिछला रिकॉर्ड खुद ही नहीं तोड़ देते हैं। इसीलिए अगर आप रोजाना अपने आप को एक चुनौती देते हैं और उस चुनौती को पूरा करते हैं तो आपका खुद पर भरोसा बढ़ जाता है, आप खुद पर संदेह करना काफी कम कर देते हैं। यही आदत एलन ट्यूरिंग ने भी पाल रखी थी। वो ओलंपिक स्तर के एथलीट जैसे थे, उन्हें दौड़ने का खूब शौक था। जिन दो जगहों पर वो काम करते थे उनके बीच 10 मील का फासला था, जिसे तय करने के लिए उनके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया करते थे, जबकि वो पूरा रास्ता दौड़कर ही तय कर लेते थे। उन्होंने एक मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया था जिसमें इनका रनिंग टाइम 2 hours 46 minutes 30 seconds था। ये ओलंपिक के मेडल विजेता से बस 11 मिनट कम था। लोग पूछते कि इतना क्यों दौड़ते हो, तो कहते मुझे नौकरी से इतना स्ट्रेस हो जाता है कि दौड़ने के अलावा उसे अपने दिमाग से निकालने का कोई चारा नहीं है। ट्यूरिंग वैसे तो किसी से नहीं डरते थे, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें डराती थी और वो थी रंग। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर रंग ना हो तो दुनिया ही बदरंग लगेगी, क्योंकि ये लाल पीले नीले हरे रंग ही तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को दर्शाते हैं। आपको फिल्म माय नेम इज खान का रिजवान खान तो याद ही होगा, वो पीला रंग देखते ही घबरा जाता है। लेकिन उसके जैसे बहुत से लोग हैं जो असल जिंदगी में क्रोमाटोफोबिया से पीड़ित हैं। जबकि अगर बिलीफ्स की बात करें तो गुलाबी रंग जीवन की खूबसूरती को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर सफेद रंग हमें शांति और संतोष का अनुभव कराता है। हरा रंग तो है ही खुशहाली का प्रतीक। लेकिन अगर कोई कहे कि उसे रंगों से डर लगता है तो आप यकीनन ये सोचेंगे कि भला कभी रंग भी डराते हैं, लेकिन ये सच है। सचमुच कई लोगों को रंगों से डर लगता है। कोई लाल रंग से डरता है तो किसी को नीला रंग देखते ही दुखी होने लगती है, किसी को काले रंग से, किसी को पीले रंग से, तो किसी को बैंगनी रंग से डर लगने लगता है। ऐसा होता है कलर फोबिया की वजह से, जिसे डॉक्टरों की भाषा में क्रोमोफोबिया कहा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को नीले रंग से डर लगता है तो इसे साइनोफोबिया कहेंगे। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है रंगों से डरने वालों की। ट्यूरिंग की स्थिति भी कुछ अलग ही थी। वो अक्सर कुछ रंगों को आसपास भी नहीं देख सकते थे। हालांकि ये बात एलन के खास लोग ही जानते थे, लेकिन स्कूल की कैंटीन में तभी बात पब्लिक हो गई जब ट्यूरिंग को एक ही प्लेट में खाने के लिए 2 डिश रखी गई और उनमें से एक का रंग लाल था जबकि दूसरे का नीला। उस समय एलन का ध्यान खाने पर ना होकर इस बात पर रहता कि कहीं ये दोनों डिशेस आपस में मिल न जाए। वो खाने की बजाय स्पून से दोनों को अलग करने पर ही फोकस रखते। इस दौरान उनकी हार्ट बीट भी काफी बढ़ जाती थी। आसपास बैठे स्टूडेंट्स ये सब देखते हैं, टीचर्स तक ये बात पहुंच जाती है। एलन से पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो वो कोई क्लियर आंसर नहीं दे पाते। आगे चलकर ये आदत एक बीमारी का रूप पाती है जिसे क्रोमोफोबिया कहते हैं। वैसे तो एलन अपने काम को काफी कंसंट्रेशन के साथ ही करते थे, लेकिन कभी कभी उनका बीता हुआ समय उन्हें वापस ले जाता। वो कभी क्रिस्टोफर को याद करते जो स्कूल के समय उन्हें छोड़कर चला गया था, तो कभी अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को याद करते जो उन्हें अक्सर परेशान करते थे। कोई उन्हें पकड़कर अलमारी में बंद कर देता था, तो कोई खाना खाते समय उन पर पानी डाल देता था, कोई पेन और किताबें गायब कर देता, तो कोई सर पर टीप मारकर भाग जाता। उस समय क्रिस्टोफर ही तो था जो हर समय उनके साथ खड़ा रहता था। एलन के जिद्दी स्वभाव के चलते अधिकतर लोग उन्हें झगड़ालू समझते थे। एलन की आदत थी कि वो किसी भी चीज को फैक्ट्स के बेस पर ही समझते और समझाते थे और बिना इनके वो किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे। लोगों को लगता था कि वो अपने ज्ञान के कारण उन पर इस बात को थोप रहे हैं। स्कूलिंग के पहले दिन से लेकर एनिग्मा ब्रेकिंग टीम तक उनका यही रवैया रहा। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें इसके चलते हमेशा लॉस का ही सामना करना पड़ा। उनकी सफलता में भी इस आदत का योगदान रहा। कंप्यूटर को लेकर वो अपने कॉन्सेप्ट पर हमेशा इसलिए अडिग रहे। एलन की लव लाइफ का जिक्र थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि वो जिस चीज से जूझ रहे थे उसे उस समय ब्रिटेन में एक पाप के तौर पर देखा जाता था। किसी भी जीव की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए सेक्स जरूरी प्रक्रिया है। कुदरत में जितने नस्ल के जीव हैं उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी के उतने ही तरीके। आमतौर पर नर और मादा के बीच सेक्स रिलेशन से नई पीढ़ी का जन्म होता है। मगर दुनिया के सबसे अक्लमंद प्राणी यानी इंसानों के बीच फिजिकल रिलेशन सिर्फ आने वाली नस्ल पैदा करने के लिए नहीं होता। इंसान की सेक्स में दिलचस्पी की कई वजह होती हैं। इंसानों के बीच कई तरह से रिश्ते बनते हैं। यूँ तो आज के दौर में होमोसेक्सुअलिटी को बहुत से कम्युनिटी में मान्यता मिलने लगी है, मगर एक दौर ऐसा भी था जब होमोसेक्सुअलिटी को नफरत की नजर से देखा जाता था। इसे कुदरती नहीं माना जाता था। यही कारण है कि डॉक्टर एलन ट्यूरिंग को लोग उनके कंट्रीब्यूशन से ज्यादा होमोसेक्सुअल होने के क्राइम में मिली सजा के लिए जानते हैं। जी हाँ, एलन ट्यूरिंग गे थे। हालांकि 2012 में महारानी से शाही माफी मिलने के बाद उनके ऊपर से ये दाग धुल गया है। ब्रिटेन के कानून मंत्री क्रिस ग्रेलिंग ने उनकी माफी पर खुशी जताते हुए कहा कि डॉक्टर ट्यूरिंग काफी बुद्धिमान शख्स थे। उनके सपोर्टर्स कई सालों से उनकी माफी के लिए अभियान चला रहे थे। लिबरल डेमोक्रेट लॉर्ड शार्क ने माफी के लिए 2012 में प्राइवेट मेंबर बिल सदन में रखा था। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस मामले का खुलासा सबसे पहले कब हुआ था। एलन अपने एनिग्मा को ब्रेक करने के अभियान में लगे हुए थे। उसी बीच उनके घर में चोरी हो जाती है। जिस दिन चोरी होती है उस दिन एलन अपने गे साथी के साथ घर पर ही होते हैं। सुबह चोरी होते ही उनका साथी पुलिस को इस बात की जानकारी दे देता है। इस पर ट्यूरिंग घबरा जाते हैं और इसे वहां से भगा देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो ट्यूरिंग किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल से इनकार कर देते हैं और पुलिस से सहयोग भी नहीं करते हैं। इस रवैये पर पुलिस को उन पर शक हो जाता है। पुलिस चली जाती है, लेकिन इस बात की जांच चलती रहती है कि आखिर एलन क्या छिपा रहे हैं। इधर ब्रिटेन में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस की जांच पूरी हो जाती है और ये पता चल जाता है कि ट्यूरिंग गे हैं। उन पर कोर्ट पे केस चलाया जाता है। ब्रिटेन की जीत में एलन का काफी योगदान रहा, लेकिन ब्रिटेन में होमोसेक्सुअलिटी अपराध की श्रेणी में होने के चलते उन्हें सजा दी जाती है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन की महारानी की ओर से उन्हें ये ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वे जेल चले जाएं या फिर हार्मोन थेरेपी लें और कोर्स पूरा करने के बाद अपने घर चले जाएं। एलन थेरेपी को चुनते हैं। जानकार मानते हैं कि उस समय इस थेरेपी से एलन की सेक्स क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। इसका असर उनके पूरे शरीर और दिमाग पर भी पड़ा था और इससे भी अधिक ठेस इस बात की लगी थी कि जिस देश के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतनी शिद्दत के बाद बॉम्ब मशीन बनाकर नाज़ीज़ पर जीत दिलाई, इसके बाद भी उन्हें इस गलती के लिए माफ नहीं किया गया। इतने अचीवमेंट्स के बाद भी उन्हें बहुत कम लोग ही जानते थे। साल 2014 में आई हॉलीवुड फिल्म द इमिटेशन गेम ने इस शख्स की कहानी को दुनिया के सामने रखा। इस फिल्म में एलन की जिंदगी से जुड़े हर पहलू को दिखाया गया कि कैसे एक महान मैथमेटिशियन, एक बड़ा क्रिप्टो एनालिस्ट तमाम लड़ाइयां जीतते हुए खुद की जिंदगी की लड़ाई हार जाता है। एलन की लव लाइफ की बात कंफ्यूज इसलिए कर रही है, इसीलिए उनकी सेक्स लाइफ को फिलहाल दूर रखते हैं। एलन की जिंदगी में 2 शख्स ही ऐसे थे जो सबसे अधिक मायने रखते थे। हालांकि दोनों ही काफी लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे पाए। पहला था उनका एकमात्र सबसे अच्छा दोस्त क्रिस्टोफर, जो उन्हीं बीमारी के चलते छोड़कर चला गया था, और दूसरी थी जोन क्लार्क, जो एनिग्मा वाले अभियान में एलन की टीम का हिस्सा थी।
अगर फिल्म की कहानी को देखें तो पता चलता है कि गे होने के कारण ही एलन क्लार्क के अधिक करीब नहीं जाते थे, जबकि एक हकीकत ये भी थी कि क्लार्क एलन को पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन एलन के मन में कोई खोट नहीं था, वो क्लार्क को कभी भी धोखा नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने खुद एक बार हिम्मत करके क्लार्क को बता दिया कि वो दूसरों की तरह नॉर्मल नहीं है, इसीलिए वो उनसे शादी नहीं कर सकते। लेकिन क्लार्क फिर भी नहीं मानती, तो एलन दबाव डालते हैं और क्लार्क को उनकी बात माननी पड़ती है। एलन का यही व्यवहार क्रिस्टोफर के साथ भी था। उस समय की कई कहानियां बताती हैं कि क्रिस्टोफर के मरने के बाद भी एलन उसकी मां से लगातार कांटेक्ट में रहते थे, वो उन्हें फाइनेंशियल तौर पर भी मदद किया करते थे। कई वेबसाइट बताती हैं कि मरने से ठीक कुछ दिन पहले ही एलन ने क्रिस्टोफर की मां को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें लिखा था कि क्रिस्टोफर के पास उन्हें बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो जल्दी क्रिस्टोफर के पास जा रहे हैं। हालांकि कुछ का मानना था कि वो अपने साथी को भी काफी पसंद करते थे और उससे भी सेक्स लाइफ के अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी पसंद करते थे, लेकिन इस बात के अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिल सके हैं। अगर एलन की पूरी कहानी को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि उन्हें अपने माता पिता का कभी साथ न मिलना ही सबसे बड़ी कमी नहीं थी, बल्कि भगवान के उस फैसले ने भी उनके जीवन में खालीपन बनाए रखा, जिसके चलते वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सके। आज एक बड़ी संख्या में लोग गे होने के बाद चोरी छिपे इसे अभिशाप मान बैठे हैं, जबकि कुदरत की देन है। इसे लेकर गिल्ट फील करना इसका सोल्यूशन तो नहीं हो सकता। लोग सिर्फ इसी रीजन की वजह से ही एलन को नापसंद नहीं करते थे। दरअसल कई लोग उन्हें एक संत के आदमी भी मानते थे, जैसे उनके बारे में किस्सा मशहूर है कि एलन की साइकिल में एक समस्या थी कि एक निश्चित अंतराल के बाद उसकी चेन उतर जाती थी, लेकिन उसे ठीक कराने की बजाय अपने पेडल स्ट्रोक की गिनती करते थे और चेन उतरने से पहले ही साइकिल से उतर जाते थे। इसके अलावा अपने समय के दौरान ब्लेचली पार्क यानी वो घर जहां पर एलन और उनकी टीम ने कोड ब्रेक किया था, वहां पर तो उन्होंने अपनी मत को बांध रखा था ताकि उसे कोई चोरी न कर सके। अब तक हम एलन की पर्सनैलिटी को बहुत करीब से समझ पाए हैं। कभी आपने सोचा है कि एप्पल कंपनी के लोगों में कटा हुआ सेब आखिर क्यों दिखता है? इसका क्या मतलब है? साल 1976 में जब कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, तब इसका लोगो ऐसा नहीं था। लोगो में आइजैक न्यूटन बने थे और ऊपर एक सेब लगता था। मगर साल 1977 में कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने रॉब चैनफ नाम के ग्राफिक डिजाइनर को नया लोगो डिजाइन करने को कहा। इस पर उन्होंने खाए हुए एप्पल का लोगो डिजाइन किया, जो रेनबो के रंग में था। चके हुए सेब के बारे में बताया जाता है कि ये लोगो कंप्यूटर साइंस के पिता माने जाने वाले एलन टर्निंग की याद में बनाया गया है। पर वो कैसे? एलन की 7 जून 1954 को इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उनके शव के पास से एक चखा हुआ जहरीला सेब मिला। आपको शायद थोड़ा सा झटका भी लगा होगा कि कहानी का ये मोड़ अचानक से कहाँ गया कि मैं एलन की मौत के बारे में बात करने लगी, और वो भी संदिग्ध मौत के बारे में। मन में सवाल आ रहा होगा, क्या एलन की मौत नेचुरल मौत नहीं थी? जरा सोच के देखिए कि महज 41 इयर्स की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले की डेथ नेचुरल कैसे हो सकती है। उनके गे होने की जानकारी पब्लिक होने के बाद सजा के तौर पर उनके साथ जो ज्यादती हुई वो वाकई में किसी भी शख्स को तोड़कर रख सकती है। जिस देश के लिए उन्होंने ऐतिहासिक कारनामा कर डाला, जिस वजह से लाखों लोगों को बचाया जा सका, ऐसे इंसान के साथ इस तरह का बर्ताव किसी को भी मजबूर कर सकता है कोई गलत कदम उठाने के लिए। उनकी मौत के विषय में जांच एजेंसियों को भी कुछ खास हाथ नहीं लग सका, इसीलिए इस घटना को आत्महत्या से जोड़कर ही देखा जाता है। हार्मोन थेरेपी के बाद ट्यूरिंग वापस अपने घर लौट आए। उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका था, यहाँ तक कि उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। शायद उनका जिंदगी से मन भर गया था। मशीन को लेकर उनका जुनून उन्हें इस मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जहां उनके बुरे वक्त में सिर्फ मशीन ही उनके साथ रहती है, कोई उनके साथ खड़ा नहीं दिखता है। हालांकि काफी समय बाद जॉन क्लार्क एक दिन उनके घर आती हैं, देखती हैं कि ट्यूरिंग पहले जैसे नहीं रहे। उम्र कम होने के बाद भी उनकी नजरें तक कमजोर पड़ चुकी थी, मानो जैसे ना चाहते हुए भी जैसे कोई जबरन जिंदगी जी रहा हो। क्लार्क उनके साथ कुछ समय गुजारती हैं, उन दिनों की याद दिलाती हैं जब उन्होंने बड़े इन्वेंशंस किए थे, लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई थी। वो कोशिश करती है कि ट्यूरिंग के अंदर के उस कॉन्फिडेंस को जगाने की जो सालों पहले हुआ करता था। ये सच है कि किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य या अनफॉर्चुनेट का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या अनफॉर्चुनेट से भी हो जाए तो पेशेंस रखें। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर पेशेंस रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नेगेटिव सोच से ही हमारी पराजय होती है, प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। एलन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कभी हार ना मानने वाले शख्स धीरे धीरे टूटने लगा था। क्लार्क के जाने के बाद एलन कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रहे, लेकिन फिर एक दिन एलन का शरीर चेयर पर पाया गया। पास में टेबल पर एक कटा हुआ सेब रखा था, उतना ही कटा हुआ जितना कि हम एप्पल कंपनी के लोगों में देखते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, आसपास की चीजों और सामान को सीज कर दिया जाता है। उस सेब को फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। इससे पहले पोस्टमार्टम में एलन के शरीर में साइनाइड होने की पुष्टि हो जाती है। उधर कुछ दिनों बाद फोरेंसिक लैब बताती है कि सेब में भी साइनाइड लगा हुआ था। इस रिपोर्ट के आते ही पुलिस की जांच भी रुक जाती है। सभी ये मान लेते हैं कि ये एक सुसाइड केस ही था। इसका एक कारण ये भी था कि पुलिस को कोई वजह नहीं मिल पा रही थी कि इस बात पर शक करने की कि किसी ने उन्हें साजिश में मार डाला, क्योंकि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना ही वे इतने अधिक संपत्ति के मालिक थे कि किसी को कोई लालच आ गया हो। क्योंकि एलन खुद भी ये जानकारी रखती थी कि साइनाइड कितना लेना चाहिए और कितना नहीं। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक साइनाइड का असर दिखने के लिए इसकी कितनी मात्रा खतरनाक होती है, इसे भी समझने की जरूरत है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सीडीसी का कहना है साइनाइड खतरनाक केमिकल होता है। शरीर में इसकी मात्रा बढ़ने पर कई तरह से असर होता है, जैसे हार्ट रेट स्लो होने लगता है और मौत का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा उल्टी होना, कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण दिखते हैं। हाँ, आत्महत्या का एक मजबूत कारण ये जरूर माना जा रहा था कि होमोसेक्सुअलिटी के चलते उन्हें हार्मोन थेरेपी दिए जाने के बाद से वे टूट से गए थे। ट्यूरिंग ने हार्मोन ट्रीटमेंट लगभग 1 साल बर्दाश्त किया। जब उनकी मौत हुई तब एक लिस्ट भी पाई गई जिसमें लिखा था कि उन्हें 1 हफ्ते में क्या क्या करना है। ये भी लिखा था कि छुट्टियों में क्या क्या करना है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ट्यूरिंग अपनी डेथ के समय ब्रिटिश ऑफिसर से डरे हुए थे कि उन्हें दोबारा इसमें ना फंसा दिया जाए। हालांकि इन सबके कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है। आसपास के लोगों से पूछा गया तो सभी ने बताया कि वो किसी से ना तो बात करते थे, ना ही उनके साथ कभी कोई शख्स देखा गया, यानी कि वे अकेले ही रहना पसंद करते थे। ट्यूरिंग के जीवन को अगर कंक्लूजन के तौर पर देखें तो उन्होंने जीवन में कई अचीवमेंट्स हासिल की, कई ऐतिहासिक काम किए जो मानव सभ्यता के लिए एक काफी सकारात्मक रहे। लेकिन पर्सनल लाइफ में एक इंसान को जिन अनिवार्य पहलुओं की जरूरत होती है उन्हें वो नजरअंदाज करते रहे, जैसे कि लोगों से कम बात करना, पूरे समय मशीन के साथ ही समय बिताना, लगातार सोचते रहना। एलन ट्यूरिंग के जीवन से हमें एक और सीख भी मिलती है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब मजबूत दिल वाला इंसान भी चिंता में रहता है और डर कर जीने लगता है। हो जाता है, मुश्किल हालात में थोड़ी देर के लिए ऐसा होना नेचुरल है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को हमेशा चिंता या डर में जीने की आदत पड़ जाए तो आगे चलकर यही मनोदशा एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसी गंभीर समस्या में बदल सकती है। जब ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स पर इंसान का कोई कंट्रोल ना हो और तमाम कोशिशों के बावजूद ज्यादा लंबे समय तक इसके लक्षण दिखाई दे तो ये प्रॉब्लम एंग्जाइटी डिसऑर्डर का रूप धारण कर सकती है।
लोग इतना बिजी रहते हैं कि हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और उन पर काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आधुनिक कम्युनिटी में तो हर इंसान अकेला है, किसी के भी पास दूसरे की बातें सुनने की फुर्सत नहीं है। शहरी कम्युनिटी इतना व्यक्तिवादी और आत्मकेंद्रित हो चुका है कि अब पहले की तरह रिश्तेदारों या पास पड़ोस का कोई सिस्टम नहीं रह गया है। लगातार तनाव, अकेलेपन और उदासी में जीने की वजह से ही लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए खूब मेहनत करें, बड़े बड़े लक्ष्य तय करें, उन्हें पाने के लिए जी जान लगा दें, लेकिन इन सबके बीच कुछ समय स्वयं को भी दे, अपनों को भी दे। ना हो तो अपनों की संख्या खुद बनाए। गॉड अगर एक दरवाजा बंद करता है तो कई दरवाजे खोल भी देता है, बस पहल आपको करनी होगी। साइंस की दुनिया लगातार खोज, परिवर्तन, आविष्कारों की ओर चलती रहती है। दुनिया आज विकास के जिस ऊंचे स्तरों पर हमें दिखाई दे रही है, वह साइंस और वैज्ञानिकों के महान इन्वेंशंस की बदौलत ही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इनसे अलग कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट रहे हैं जिन्हें शायद ही सभी लोग जानते हों। एलन ट्यूरिंग इन्हीं में से गुमनाम वैज्ञानिक रहे। गुमनाम इसलिए क्योंकि आमतौर पर बड़े कारनामों को अंजाम देने वालों को दुनिया याद रखती है, उन्हें पैसा भी मिलता है और रुतबा भी। वो एक बड़ी सफलता से ही बुलंदियों को छू लेते हैं, लेकिन एलन की जिंदगी इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने जो कारनामा किया उससे तो पूरे वर्ल्ड को ही फायदा हुआ, लेकिन उन्हें ना तो वो शोहरत मिल सकी जिसके वो हकदार थे और ना ही उन्हें फाइनेंशियल बड़ा सपोर्ट मिल सका। इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि ब्रिटेन ने एनिग्मा की कहानी को सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा, यानी कि युद्ध जीतने के कई सालों के बाद तक दुनिया इस एनिग्मा को ब्रेक करने की कहानी नहीं जानती थी और ना ही जानती थी एलन ट्यूरिंग के करिश्मे को। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने भी अनऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया कि उसने एलन की वजह से एनिग्मा को ब्रेक किया था। लेकिन अफसोस की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग उस शख्स के बारे में जानने को बेताब हुए जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन वो तब तक दुनिया से जा चुका था। ना तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर रखा गया और ना ही उसकी जिंदगी से जुड़े उन किस्सों को पब्लिक किया गया जो कि आमतौर पर किए जाते हैं। लेकिन एक बात का भरोसा भी है कि अगर एलन जिंदा होते और उन्हें ये पता होता कि आगे चलकर क्या होने वाला है, तो भी वो वही करते जो उन्होंने किया, क्योंकि वो कभी अंजाम की परवाह नहीं करते थे। और ये लगभग सभी साइंटिस्ट की आदत होती है, केयर ना करना और अपनी तलाश में आगे बढ़ते जाना। इस दौरान अगर गलतियां भी होती हैं तो भी वो रुकते नहीं है, बल्कि उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एलन ने अपनी लाइफ में गलतियां नहीं की, बेशक की, लेकिन उनसे वह लगातार सीखते हुए आगे बढ़ते गए। एलन की कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। वो सिखाती है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल देता है। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गलतियों के गिल्ट से बाहर निकलने का मंत्र पेशेंस में छुपा है। बुलंदियों को छूने वाला ही गलतियां करता है। आप भी अपनी गलतियों से सीखने की आदत डालिए। आप हार कर ज्यादा ताकतवर बनकर उभरते हैं। आप अपनी हार पर मलाल करते रहने की बजाय नए कारगर तरीके अपनाएं। अपनी गलती महसूस होने पर बेशक मन में गिल्ट पैदा होता है, फिर भी आगे बढ़िए, क्योंकि जिंदगी की शाम को जब कोई पीछे मुड़कर देखता है तो उसे गलत कदम चलने का अफसोस नहीं होता, पर उस मुकाम तक पहुंच पाने का संतोष जरूर होता है। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि एलन ट्यूरिंग की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 साल पहले ही खत्म हो गया था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वॉर और 2 साल ज्यादा चलता और तब शायद दुनिया कुछ और ही होती। एक अनुमान के मुताबिक अगर एनिग्मा को ब्रेक ना किया गया होता तो ब्रिटेन किसी भी कीमत पर ये वॉर नहीं जीत सकता था। इसके अलावा उसे लगभग 20 गुना ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो चुका होता और इसका असर सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ता। एक वो समय था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और तब की एक मशीन की वजह से इतनी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन अब तो तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी है। उस एनिग्मा से 1000 कदम आगे की मशीनों को बनाया जा चुका है और ऐसे में जब थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात छिड़ने लगती है तो इतिहासकारों की रूह आज भी काम जाती है, क्योंकि हर शख्स उस दास्तां के बारे में नहीं जानता जब करोड़ों लोग मौत की नींद सो गए थे।